हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। आई होप आपने मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाई होगी, है ना। और सबने बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से और अपने टेस्ट के हिसाब से मंगोड़े, जो दाल के मंगोड़े बनते हैं वो खाए होंगे। पकोड़े बोलते हैं, कुछ मंगोड़े बोलते हैं, सबका अपना अपना बोलने का तरीका है। ठीक है, तो किसी ने लाल चटनी के साथ, किसी ने हरी चटनी के साथ, किसी ने चाय के साथ, है ना। तो अपने टेस्ट के हिसाब से एंजॉय किए होंगे, हैं। चलिए, तो वो सारी चीजें हो गई हैं, फेस्टिवल निकल चुका है और आपकी तैयारी कंटिन्यूस चल रही है, मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है। ये शायद आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। आप तो भूल चुके हो कि आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है भाई, लगभग आ ही चुके हैं, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है, वो ये है, व्हाई डू वी रेफर टू टूरिज्म एज अ ट्रेड। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जब हम इसको ऐसे रेफर करते हैं इस टर्म को। ठीक है, तो हम यहाँ पर की पॉइंट से समझेंगे कि क्यों हम ऐसे इस टर्म को रेफर करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो टूरिज्म होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोग। जैसे हम अभी बात करते हैं, जैसे कुंभ, है ना, कुंभ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज में। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से, दूसरी कंट्रीज से और दुनिया के हर कोने से लगभग लोग इसमें आएंगे शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इसको इतना भव्य बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी होगी, है ना, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी होंगी। ठीक है, हम डेली न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं कि वहां पर कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई। तो उन व्यवस्थाओं को किया किसने होगा, वहां पर जो लोग हैं उन्होंने किया होगा ना। तो लोग कहाँ से आए होंगे, लोग हायर किए गए होंगे, एक तरीके से उनको काम पर रखा गया होगा। तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, है ना। लोगों को हायर किया गया तो उनको कुछ ना कुछ पैसा भी दिया गया होगा, पैसा दिया गया तो लोगों का अपना घर चल, उससे पैसे से वो अपना घर चला रहे होंगे। ठीक है भाई, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इससे। ठीक है, दूसरा जनरेट इनकम। दूसरा क्या करता है, इनकम जनरेट होती है। सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति घूमने के लिए आएगा, है ना, जैसे कुंभ में लोग घूमने के लिए आएंगे, है ना। तो क्या होगा, वहां पर जो लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हैं या जो भी काम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, है कि नहीं। और हमारे जो चीजें हैं वो लोग खरीदेंगे तो उससे हमारे पास इनकम आएगी। इनकम आएगी तो लोग उससे अपना क्या करेंगे, अपनी जो लाइवलीहुड है, जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको फिलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, टूरिज्म में होता क्या है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे इंडिया के लोग अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका के लोग इंडिया में आ रहे हैं, या किसी एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो क्या होता है, जो कल्चरल एक्सचेंज है ना, तो दूसरी कंट्री का कल्चर जो होगा वो हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है, उस इंसान के द्वारा, और हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो दूसरी जगह जाएगा हमारे इंसानों के द्वारा। तो इससे क्या है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट होता है, मतलब उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, फोर्थ, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो जब इंडिया के अंदर यूएसए के या ब्रिटेन के या किसी अदर कंट्री के लोग आएंगे, तो वहां का जो फॉरेन करेंसी होगी वो हमारे इंडिया में लेकर आएंगे, और इंडिया के लोग बाहर जाएंगे तो हमारे इंडिया का पैसा उधर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज काफी बढ़ता है। ठीक है, तो ये चार बातें काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 मार्क्स में मैंने इसको रखा है, इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो इसको आप बहुत अच्छे से अब कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। तो चार बातें आप याद रखें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा इनकम जनरेट करता है, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको इंक्रीज करता है। ये बातें आप ध्यान रखिए चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स is available in the Indian market, justify statement with example in context of globalization। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारी मार्केट जो है, जो इंडियन मार्केट्स, उनमें हमें बहुत ज्यादा किसी भी गुड्स की वाइड रेंज देखने को मिलती है। तो ऐसा कैसे हुआ या कैसे पॉसिबल हो पाया। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस आंसर को लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन का इसमें कितना हाथ है ना, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन ने इसमें कितनी हेल्प करी है ना, उसका कितना रोल है, ये उसको दिमाग में रखते हुए आपको आंसर को लिखना है। ठीक है,
अब इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो पाया कि वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स का मतलब ये हो गया यानी कि ढेरों टाइप की आपको चीजें मार्केट में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन किस वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है इसका मीनिंग ये होता है कि जब कोई कंपनी ग्लोबली अपना मार्केट कैप्चर करती है या अपना बिजनेस ग्लोबली करती है। ग्लोबली का मतलब पूरे संसार के अंदर, है ना, पूरी दुनिया में, है ना, जितना पॉसिबल हो सके, कहने का मतलब ये है। तो दूसरा क्या है, लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरास मोबाइल फोन्स बाय लीडिंग ग्लोबल कंपनीज इन मार्केट। तो हम क्या देखते हैं आज की डेट में, बहुत सारी कंपनीज के हमें डिजिटल कैमरा, बहुत सारी कंपनीज के आपको मोबाइल फोन्स दिख जाएंगे। जैसे कोई बच्चा सोचे या कोई इंसान सोचे कि मुझे मोबाइल फोन लेना है, और वो यह सोचकर दुकान पे जाए कि मुझे एक मोबाइल फोन लेके लेना है, और मैं जाके फटाफट से मोबाइल फोन लेके आ जाता हूँ। लेकिन जब वो दुकान पर जाएगा, तो जब दुकान वाला उसको फोन्स दिखाना शुरू करेगा, है ना, तो वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वहां पर आपको उसको वैरायटी ऑफ मोबाइल फोन वहां पर देखने को मिलेंगे, है ना, अलग अलग कंपनीज के रखे होंगे। जो दुकानदार होगा वो अलग अलग तरीके से बताना शुरू कर देगा कि सर इसमें ये वाला फीचर अच्छा है, इस वाले में ये वाला फीचर अच्छा है, इसमें कैमरा ज्यादा अच्छा है, इसमें रैम ज्यादा अच्छी है। वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे भाई क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। वो घंटों तक यही सोचता रहेगा कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब ये हुआ किस वजह से, क्योंकि वैरायटी ऑफ थिंग्स आपके सामने अवेलेबल थी, ठीक है। अगर आपके सामने 2 ही अवेलेबल होते तो बड़े आराम से आप तुरंत उसमें से कोई एक लेकर अपने घर पर चले जाते, ठीक है। तो हमें आज की डेट में ग्लोबली जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो अपना बिजनेस इंडिया के अंदर कर रही है, बाहर की कंपनी है, उसकी वजह से आज हमें वैरायटी चीजों में देखने को मिलती है। तो दूसरा ये हो गया, ठीक है भाई। न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन रोड एवरी सीजन, ठीक है। आप देखते हैं कि हर साल हर सीजन कोई ना कोई नया मॉडल किसी गाड़ी का आपको देखने को मिल जाता है ना। लेटेस्ट मॉडल कोई ना कोई गाड़ी का आपको देखने को मिलता है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, या किसी भी दूसरी चीज में ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ले लो, या घर का कोई डोमेस्टिक आइटम है उसमें ले लो, आपका मिक्सर ग्राइंडर है, मतलब कोई भी चीज है उसमें नए नए मॉडल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। फोर्थ है, सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मेनी अदर गुड्स। कहने का मतलब ये सेम तरीके से ब्रांड का एक्सप्लोजन, यानी कि अलग अलग वैरायटी की चीजें, अलग अलग ब्रांड्स की चीजें आपको दूसरी गुड्स में भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, तो इस मार्कर में भी कम से कम 10 15 20 वैरायटी तो आराम से आती होंगी, है ना, अलग अलग टाइप के आते होंगे। तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो ये तो एक छोटा सा मार्कर है, सोचिए इसमें भी इतनी सारी वैरायटी आ रही होंगी, ठीक है। पेन लेने जाते हैं आप, 2 रुपए का पेन लेने जाते हो, 2 रुपए के पेन में भी आपको 10 वैरायटी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारी कंपनीज बाहर की अपने इंडिया के अंदर बिजनेस करती हैं, ठीक है। क्यों कर पाती हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कर पाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In democratic country, the government in power is accountable to the people of the country. Support your argument with valid points. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है ना, लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है। क्या ये बात सही है, तो वैलिड पॉइंट्स देकर बताइए कैसे, ठीक है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हैं वो आप समझ लीजिए अच्छे से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बनती ही इसी बात पर है कि वो जो लोग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मीनिंग ही यही है। पहली बात तो अगर लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकेंगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग यही है कि लोग वहां पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, इफ दे इग्नोर द विल ऑफ पीपल दे वॉन्ट बी इलेक्टेड नेक्स्ट टाइम। अगर कोई रूलिंग पार्टी है और वो अभी इलेक्टेड होकर नई नई आई है और उस कंट्री को गवर्न कर रही है, अगर वो कुछ गलत करती है तो उनको डर रहता है, अगर लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है उनकी बातों को हम क्लियर नहीं करेंगे, उनको जवाब नहीं देंगे, है ना, ऐसा क्यों है, तो अगले टाइम हो सकता है कि उन्हें लोग वोट ना दें और वो फिर से जीत ना पाए, तो उनको डर रहता है, ठीक है। तो इस tariके से उन्हें अकाउंटेबल रहना पड़ता है। थर्ड वन, बिकॉज दे आर द पर्सन whom people elect to govern the country।
फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इसलिए भी अकाउंटेबल होती है क्योंकि लोग उनको आंख बंद करके अपनी कंट्री की एक तरह से डोर उनके हाथ में सौंप देते हैं, उनको गवर्न करने के लिए दे देते हैं कि अब जो है कंट्री को आप चलाएंगे, आप इसको गवर्न करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उनको जिम्मेदार रहना पड़ता है, लोगों को उन्हें जवाब देना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ वन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बाउंड पार्टीज, तो जो पार्टीज होती हैं, है ना, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी बाउंड करता है कि लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार रहना है, लोगों की जो परेशानी उनको सुनना है, उनको उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, उनको उतनी ही अहमियत देनी है जितनी उनको देनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर लोगों को नहीं सुनेंगे तो फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर तो क्या हो जाएगा, या तो मोनार्क रूल बोल सकते हो आप, या फिर डिक्टेटरशिप बोल सकते हो, है ना। फिर डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग ही नहीं है जहां पर लोगों की सुनी नहीं जाए, है ना, लोगों की समस्या को हल ना किया जाए। वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया है, उनको कोई दिक्कत परेशानी है, उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे हो या बता नहीं रहे हो, उसका जवाब नहीं दे रहे, यानी कि कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई घोटाला है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टीज होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं लोगों के लिए, है ना, पीपल अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से इलेबोरेट करके लिख लोगे, है ना। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया, ये भी आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना किस तरीके का लगा आपको, ठीक है। शेयर करना तो बिल्कुल भूलना मत, और उसके साथ में आप सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है, जिससे कि डायरेक्ट आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, आपको बार बार वीडियोस को सर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।